तो तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में लिखना है। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है हमारा समानता के अधिकार के बारे में लिखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग 3 सवाल को उत्तर देने वाले हैं, और इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2 सवाल के उत्तर कर चुके थे। तो जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम 11 मई में AC1 पेपर पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है, उनके लिए वीडियो जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 11 मई वाले पेपर के लिए वीडियो जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 11 मई के पेपर में पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस वाले क्वेश्चन को लिए हैं। जितने भी स्टूडेंट माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस रखें, या मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस रखें, या AC1 में पॉलिटिकल साइंस रखें, उनके लिए जो वीडियो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग तीनों सवाल को आज की वीडियो में खत्म करते हैं। इससे पिछले वाले 2 वीडियो को जरूर देखने जाकर चैनल पर, क्योंकि चैनल पर वीडियो को जरूर देख के जाएं, ताकि आपके 11 मई वाले पेपर में स्कोर कराएंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा लेट करते हम 3 सवाल को देखें और उत्तर को देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न जो हमारा था, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखना था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हमारा देखते हैं कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के क्या स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा व्यापक और सशस्त्र विद्रोह था। क्या था? व्यापक और सशस्त्र विद्रोह था। क्या था? व्यापक और सशस्त्र विद्रोह था, जो कि 10 मई 1857 के मेरठ, 10 मई 1857 के मेरठ में सैनिक द्वारा शुरू किया गया था। सैनिक द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे और राजनीतिक विस्तार के आर्थिक शोषण के कारण यह क्रांति पूरे उत्तर मध्य भारत में फैल गई, जिसमें से झांसी की रानी में तत्या टोपे और नाना साहेब ने न्यायिकों को हिस्सा लिया था। न्यायिकों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कि 1857 के जो क्रांति था, उसके कौन कौन से संग्राम और विस्तारित वर्णन किए गए हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा शुरुआत और कारण। किस कारण से शुरुआत हुआ था और उसका कारण क्या था। ठीक है, जब देखते हैं हम लोग 29 मार्च 1857 की बात करते हैं, तो बैरकपुर में मंगल पांडे और चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने वाले से मना कर दिया। क्या हुआ कि जो मंगल पांडे थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया, और उसने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, जिसने 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों को खुला विद्रोह कर दिया था। मुख्य नेता कौन थे, मुख्य केंद्र कौन थे, आप लोग यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। दिल्ली की जब बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, जो कि एक नाम मात्र के नेता थे। दूसरा था झांसी की बात है तो रानी लक्ष्मीबाई थे। कानपुर से हमारा नाना साहेब और तत्या टोपे थे। लखनऊ से हमारा बेगम हजरत महल थे। और बिहार से बात करें, बिहार के जगदीशपुर की, तो हमारा कुंवर सिंह थे। क्या थे? कुंवर सिंह। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद्रोह के प्रसार की बात करें, तो हमारा यह विद्रोह जो मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में फैल गया था, जिससे सामान्य रूप से कभी समर्थन मिला ही नहीं। ठीक है, अगला हमारा दमन और विफलता की बात करें, तो हालांकि यह एक महान प्रयास था, लेकिन अंग्रेजों को आधुनिक हथियारों और सुदृढ़ संगठन की मदद करने में 1857 से 59 तक विद्रोह की बेरहमी से दबा दिया गया। ठीक है, परिणाम की बात करें तो इस विद्रोह में बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, और भारत में सीधा शासन ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गई थी। ठीक है, तो ये जो सवाल था, तीसरा प्रश्न का उत्तर था कि स्वतंत्रता 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आप लोग समझ सके हैं। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न का उत्तर हमारा ये रहा। चौथा प्रश्न जो था हमारा, वो था हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। हम लोग सरल भाषा में समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारा क्या है, कैसे है और क्यों है। हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान प्रस्तावना की बात करें तो हमारा हो जाएगा संविधान का एक परिचय, आत्मा और कुंजी है। क्या है भारतीय संविधान? क्या है? परिचय, आत्मा और कुंजी है। ठीक है, इसमें मूल आदर्शों की बात करें तो उद्देश्य में दर्शन को रेखांकित करती है। यह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है। यह किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। ठीक है, यह भारत के एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है, जो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करती है। अब देखते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विस्तारित अध्ययन करते हैं तो क्या क्या मूल मिलता है। मूल आधार की बात करें तो हमारा जो प्रस्तावना का आधार पंडित है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्तावना को
जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। किसे? 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं संविधान का स्रोत के बारे में, तो हमारा हो जाएगा प्रस्तावना की जो शुरुआत है हम भारत के लोग से होती है। किससे होती है? हम भारत के लोग, जिसका अर्थ है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है। क्या है? जो है संविधान का जो है सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। भारत का स्वरूप की बात करें तो हमारा जो है संप्रभु, जो कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और किसी विदेश शक्ति के अधीन नहीं है। अब बात करते हैं समाजवादी। ये देखिए, ये सब जो पॉइंट है आप लोग को समझ के जाना है, क्योंकि आप लोग को 2 नंबर और 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप लोग ये सब देख के जाएंगे तभी आप लोग वहां पर लिख सकते हैं। संप्रभु के मतलब समझ सकते हैं, भारत पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र और किसी देश के विदेश के अधीन नहीं है। समाजवादी की बात करें तो हमारा हो जाएगा लोकतांत्रिक साधनों के माध्यमों से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने में 42वें संशोधन और 1976 में जोड़ा गया है। किसमें? 1976 में जोड़ा गया है। तो समाजवादी को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अब जब पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं हमारा, तो हमारा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। क्या होगा? अपना राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। सभी धर्मों का क्या होगा? समान संरक्षण होगा। और 42वां संविधान 1957 में जोड़ा गया है। क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से भी जोड़ा गया है, ठीक है। अगला हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक की बात करें तो सरकार का चयन जनता द्वारा किया जाता है। गणराज्य की बात करें तो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जाता है और इसे वंशानुगत किया जाता है, ठीक है। प्रस्तावना की उद्देश्य की बात करें तो हमारा आकांक्षाएं में पहले न्याय हो जाएगा। न्याय में हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आ जाएगा। स्वतंत्रता की बात करें तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता की बात करें तो प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता मिलती है। और बंधुता की बात करें तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता की और अखंडता की सुनिश्चित करने वाले की भाईचारा की बात की है। संशोधन में बात करें तो प्रस्तावना में अब तक केवल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया और जिसमें से सामाजिक और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कुल 3 शब्द को जोड़ा गया, जिसमें पहला हो जाएगा हमारा सामाजिक और पंथ निरपेक्ष और तीसरा हो जाएगा हमारा अखंडता। न्यायिक स्थिति की बात करें तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती के मामले 1973 में स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावना शब्द संविधान का एक अभिलंब अंग है, एक अभिन्न अंग है। इसमें से मूल ढांचे जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको बदलने के लिए संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके महत्व को देखते हैं कि इसका महत्व कुछ क्या है। महत्व की बात करें तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को समझने में मदद करती है और जहां संविधान की भाषा संदगी यहाँ वहां मार्गदर्शक कार्य करती है। एन ये पालकी वाला इसमें संविधान का एक पहचान पत्र कहा है, ठीक है। आप लोग महत्व को देख लिए। संविधान के कितने शब्द जोड़े गए? 42 3 शब्द जोड़े गए और संविधान से जितने भी रिलेटेड था उसको हम लोग देख लिए आज की वीडियो में। अब हम लोग वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट और अंतिम सवाल, हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न को देखेंगे। तो लास्ट और अंतिम प्रश्न जो हमारा 5वां है आज के वीडियो का, तो चलिए देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न जो है हमारा 5वां प्रश्न था समानता का अधिकार क्या है। तो 5वां प्रश्न जो है हमारा समानता का अधिकार क्या है, तो चलिए देखते हैं हमारा समानता का अधिकार क्या है और समानता अधिकार को हम लोग डिटेल और सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित समानता का अधिकार है एंड राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। एक मौलिक अधिकार है जो कानूनों के समझ, समानता और भेदभाव निषेध, अवसर की समानता और अस्पृश्यता को अंत और उपाधियों की समाप्ति के माध्यम से भारतीय सामाजिक और आर्थिक कानूनी को न्याय में सुनिश्चित करता है, ठीक है। यह नागरिक की गरिमा और निष्पक्षता को आधारशिला बनाती है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं समानता अधिकार जो कि आर्टिकल जो 14 से लेकर 18 तक में जो निहित किया गया, भाग 3 में इसका जिक्र किया गया। तो आप लोग संविधान को पढ़ते हैं तो जाकर संविधान में आप लोग जिक्र तो देख सकते हैं, ठीक है। जब देखते हैं समानता का अधिकार की तो विस्तारित वर्णन में अनुच्छेद कितना 14 से 18 तक का अनुच्छेद है। पहला हो जाएगा अनुच्छेद 14 में कि कानून के समझ, समानता इक्वलिटी ऑफ बिफोर इज लॉ, यानी राजभाषा के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समझ, समानता और कानून के समान संरक्षण का वंचित करे नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब है क्योंकि कोई व्यक्ति को ऊपर नहीं, कानून के ऊपर नहीं है और समान परिस्थितियों के सभी साथ में एक समान का व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा कि आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 विभाग में यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यानी राज्य के किसी के नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर
यानी जन्म के स्थान पर इनमें किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। या दुकानों के सार्वजनिक और भोजनालय, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर भी प्रवेश पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद जो 16 है हमारा अवसर के समान समानता की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो हमारा राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय और रोजगारों की नियुक्ति में संबंधित मामलों के सभी नागरिकों की अवसर को समानता होगी और इसमें पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों यानी एससी और जनजातियां एसटी के एक आरक्षण को प्रावधान मिलता आने शामिल किया गया। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 17 की बात करें तो हमारा अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी एब्यूलेशन ऑफ अनफॉर्चुनेटली यानी अनटचेबिलिटी की बात करें तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध यह एक दंडनीय अपराध होगा जो कि सामाजिक और गरिमा को सुनिश्चित करता है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट और अंतिम जो हमारा अनुच्छेद होगा 18 होगा, उपाधियों का अंत, जो कि हमारा एबुलेशन ऑफ टाइटल्स हो जाएगा। ठीक है, सैन्य और शैक्षणिक सम्मान को छोड़कर राज्य किसी भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह समानता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए क्या है, कुलीनता को विशेषाधिकार की प्रार्थना को रोकता है। अब हम लोग देखेंगे मुख्य बिंदु इसके, तो मुख्य बिंदु में हो जाएगा समानता का अर्थ की पूर्ण गणितीय समानता नहीं बल्कि समांतर समान लोगों की एक क्या होगा साथ समान व्यवहार करना होगा। दूसरा हो जाएगा इसका उद्देश्य है कि समाज के लिए हाशिए हाशिए पर पेड़ वर्गों के उत्थान को लेकर सकारात्मक भेदभाव जैसे आरक्षण को अनुमति देना है। अगला है हमारा यह अधिकार कानूनी लीगल और सामाजिक यानी सोशल और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल समानता प्रदान करता है। तो जैसे कि देख लिए हैं कि ये समानता का अधिकार का कितने पॉइंट में जिक्र किया गया है, तो भाग 3 में जिक्र किया गया है। आर्टिकल की बात करें तो हमारा 14 से 18 में इसका जिक्र किया गया है और इसमें बहुत तरह की बात की है कि हम लोग सभी तरह की बात को बताए हैं आप लोग को। तो इसमें वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग वैसे बार बार बोलते ही नहीं है, क्योंकि वीडियो आप लोग को खुद पसंद आए तो वीडियो को खुद लाइक कर दीजिएगा। तो 11 मई वाले पेपर में पढ़ गए